देखिए, ये जो अभी रिसेंटली इंडिया और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएस के द्वारा लगाई गई टेरिफ का जवाब भी हो सकता है और ये इंडिया के ग्रोथ में 1.6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और इंडिया के आम जनता के जीवन को भी काफी ज्यादा सुधार सकता है, जिससे इंडिया में अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। और 18 से 20 साल की मेहनत के बाद ये जो डील हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. और इसी कारण से इससे यूएस और चाइना दोनों ही परेशान हैं। पर आखिर परेशान क्यों हैं और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, चलिए हम आने वाले वीडियोस में समझते हैं। 1951 में फ्रांस के पेरिस में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें 6 कंट्रीज ने ज्वाइन किया, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, जर्मनी, और ये कुछ लिस्ट है। उसके अंदर फ्रांस और जर्मनी को स्पेशली रखा गया क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ये लोग काफी ज्यादा वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण आम जनता की जानें चली जाती थी। तो इसी कारण से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई ताकि ये लोग सीक्रेटली किसी भी तरीके से वेपन्स ना बना सकें और आम जनता के जानों को नुकसान ना हो। यही आगे चलकर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है और इसे ही इनर सिक्स कहा जाता है। यही इनर सिक्स अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है ताकि यूरोप का इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे बढ़ सके और ये लोग इकोनॉमिकली फ्लोरिश कर सके। इस बात को इंडिया काफी स्ट्रेटेजिकली एनालाइज कर रहा था, तो 1962 में इंडिया ने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को नजर में रखते हुए यूरोप से डिप्लोमेटिक टाई बनाए और उस वक्त टोटल 9 कंट्रीज हो चुकी थी और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। और उस वक्त यूके और इंडिया अलग डील करते थे। पर 1973 के अंदर यूनाइटेड किंगडम भी ईईसी के अंदर आ गया और इसी कारण से इंडिया भी सफर करने लगा। तो इंडिया ने ईईसी के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट, कमर्शियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया ताकि इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके और अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। ऐसे ही बिजनेस चल रहा था और 1992 के अंदर इंडिया के अंदर भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला और इसी कारण से इंडिया ने अपनी मार्केट को खोल दिया और फॉरेन से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लेनी चालू कर दी। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ईईसी बन गया यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा टाई अप बने और वो लोग काफी ज्यादा नजदीक आए और बिजनेस करना चालू कर दिया। फाइनली 2007 के अंदर एक स्पेशल बैठक हुई न्यू दिल्ली के अंदर, जहां यह डिसाइड किया गया कि इंडिया और यूरोप एक ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसपे इंडिया और यूरोप बिजनेस करेंगे। पर ये आगे चलकर नेगोशिएट तो हुआ पर इस पर डिसीजन नहीं आया। पर इंडिया और यूरोप के रिलेशन अच्छे हुए और ट्रेड हुआ। पर 2020 तक इंडिया हमेशा डेफिसिट में ही रहा और आगे चलकर इंडिया सरप्लस में हुआ। अभी आगे आप लोग को मिलेगा। जब कोविड-19 चल रहा था उस वक्त पूरा ग्लोबल मार्केट शट डाउन हो चुका था और कोविड-19 के बाद से सारे कंट्रीज ने अपना मार्केट खोल दिया और इंडिया और यूरोप के रिलेशन काफी अच्छे हो गए और बिजनेस की एक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए आप यहाँ ये डेटा देखिए, 2022 का बायलैटरल ट्रेड का डेटा है गुड्स के अंदर। इंडिया और यूरोप ने टोटल 115 बिलियन यूरो का बिजनेस किया था, जिसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे 67 बिलियन यूरो और इंपोर्ट किया था 47 बिलियन यूरो। यानी इंडिया ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, इंपोर्ट कम किया था। इसी कारण से इंडिया के पास सरप्लस हुआ था 20 बिलियन यूरो का। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो उसे डेफिसिट कहा जाता है। और इसी केस में अगर सरप्लस है तो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ आप ये ग्राफ देखिए, ये 2005 से लेकर 2020 का ग्राफ है, जिसमें ये बताता है कि इंडिया और यूरोप हमेशा डेफिसिट में ही इंडिया बिजनेस कर रहा था यूरोप के साथ। पर 2021 से 25 का वो पीरियड था जिसमें इंडिया ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए और इंडिया हमेशा सरप्लस में रहा। ये डेटा 2022 के सर्विस सेक्टर का डेटा है। इसमें इंडिया ने यूरोप के साथ 50 बिलियन यूरो का बिजनेस किया, जिसमें एक्सपोर्ट 27 बिलियन का था और जो इंपोर्ट किया गया था वो 24 बिलियन का था। यानी सर्विस सेक्टर में भी इंडिया ने लगभग 3 बिलियन यूरो का बेनिफिट यानी सरप्लस किया था। ये वाला आप डेटा देखिए, ये यूरोप के टॉप कंट्रीज के साथ जो इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है वो डेटा है। इसमें आप डेनमार्क, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड का डेटा देखिए। ये ब्लू वाली लाइन है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और डार्क ब्लू वाली इंपोर्ट कर रहा है।
सारे ही केसेस में लगभग इंडिया सरप्लस में है, यानी इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और बेनिफिट है। इसी सारे चीजों को नजर में रखते हुए यूएस के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो यूएस 2000 के अंदर इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड करता था, गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर 18 बिलियन यूएस डॉलर का, पर 2018 आते आते ये ग्रो कर 140 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था और आगे चलकर 2024 में ये 212 बिलियन यूएस डॉलर हुआ, जबकि गुड्स में जो डीलिंग हुई थी वो 128 बिलियन डॉलर्स की थी और बाकी सारा सर्विसेज में था। इसी के अंदर इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था वो 87 बिलियन डॉलर का था और वहीं पे जो इंपोर्ट किया था वो सिर्फ 42 बिलियन डॉलर का था, यानी यूएस के साथ भी इंडिया सरप्लस में था, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हो वही उसके लिए थ्रेट बन जाए? ये यूएस के साथ जरूर हो सकता है, क्योंकि इंडिया का हमेशा से जो ट्रेड पार्टनर था, जो फर्स्ट पॉइंट पे आता था, या तो चाइना आता था या तो यूएस आता था। इसी का फायदा यूएस ने उठाया और इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया, क्योंकि इंडिया ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था। और इसी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड ओपननेस का। ट्रेड ओपननेस का मतलब यह है कि एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट पे कितना डिपेंडेंट है। सिंपली आप मान के चलिए कि एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी। इसी को नजर में रखते हुए इंडिया का जो ट्रेड ओपननेस है वो 46% का है, वहीं जो चाइना का है वो 39% और जो अमेरिका का है 26%। यानी अमेरिका डोमेस्टिकली काफी ज्यादा सफिशिएंट है अगर वो बाहर से सामान ना भी लेता है। इसीलिए इंडिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अगर यूएस ने अपने चीजों को रोक दिया तो इंडिया को सफर करना पड़ सकता है। पर वहीं आप ये यूरोपियन यूनियन का डेटा देखिए, ये 43% की ट्रेड ओपननेस है और रिसर्च के मुताबिक अगर दोनों ही कंट्रीज की ट्रेड ओपननेस लगभग सेम है और वो दोनों कंट्रीज अगर आपस में बिजनेस करते हैं तो इससे बेनिफिट दोनों ही कंट्रीज को होता है और इसी कारण से लगभग ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये डेटा देखिए, ये 2025 का इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया उसका डेटा है। उसमें इंडिया ने पेट्रोलियम 15 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, उसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे 11 बिलियन डॉलर्स का था और टेक्सटाइल 4.5 बिलियन का था। ये पूरा का पूरा डेटा है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। टोटल जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था उसके अंदर 135 बिलियन डॉलर्स का इंडिया ने बिजनेस किया था यूरोपियन यूनियन के साथ और जो सरप्लस था वो टोटल 15 बिलियन डॉलर्स का था। यानी कहीं ना कहीं इंडिया इस पॉइंट पर भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था और इन सारे चीजों को नजर में रखते हुए इंडिया और यूरोप ने 18 साल की मेहनत के बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। इससे लगभग इंडिया ने यूरोप के 27 कंट्रीज के मार्केट को खोल लिया, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करेगा 2 बिलियन लोगों के लाइफ के ऊपर और इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। पर फ्री ट्रेड को क्यों प्रेफरेंस दी गई? क्योंकि देखिए, इंडिया से जो भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जा रहे थे यूरोप के अंदर, यूरोप ने उन सारे सामान पे 99% तक टैरिफ हटा दिया, यानी सारे पे टैरिफ 0% तक कर दिया। वहीं यूरोप से जो भी सामान इंडिया आएंगे उसमें 96.6% तक टैरिफ हटा दिया गया, यानी लगभग सारा टैरिफ 0 हो गया। इसीलिए इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया। हालांकि इंडिया ने जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पे 110% से टैरिफ हटाकर 10% कर दिया, यानी अगर कोई जर्मन कार्स मान लीजिए 21 लाख की बिकती थी वो अब 11 लाख बिकेगी और कुछ वाइन के ऊपर भी बहुत सारा टैरिफ कम कर दिया गया। इसीलिए अब जर्मन वाइन्स भी आप देखेंगे काफी ज्यादा बिकने वाली है। पर आखिर ये फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया कब था? ये कॉन्सेप्ट फ्रांस से ही ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर, जिसे लेसेज फेयर ट्रेड कहा जाता है। इसके मुताबिक गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरवेंशन अलाउ है कोई भी अगर कंट्रीज बिजनेस करती है तो, यानी जब कोई भी कंट्री अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस करती है उसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ना हो तो वो कंट्री के ट्रेड काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं और वो कंट्री आगे बढ़ सकती है। इसीलिए इसे लिव अलोन या फिर लेट यू डू कॉन्सेप्ट कहा गया है। इसे आप इससे भी कंपेयर कीजिए कंपैरेटिव कॉस्ट। मान लीजिए एक पर्सन ए है जो कि एक मछली बेच रहा है और उसे 1 केले मिल रहे हैं, और एक पर्सन बी है जो कि 3 मछली के बराबर 1 केला है। पर्सन बी पर्सन ए के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 मछली दूंगा और तुम मुझे 1 केला देना। इस सिचुएशन को आप एनालाइज करेंगे तो पर्सन ए को अब 2 मछली मिलने लगी 1 के बजाय, और जो पर्सन बी था उसको 3 के जगह उसे 2 मछली देना पड़ा, यानी बेनिफिट दोनों का ही हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। इसी कारण से आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि गुजरात से हैवी अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होना चालू हो, असम के अंदर से हैवी अमाउंट ऑफ टी एक्सपोर्ट होना चालू होंगे, महाराष्ट्र से कॉटन यार्न्स एक्सपोर्ट होना चालू होंगे, कर्नाटका से कॉफी और तमिलनाडु से लेदर, और स्टेट जीडीपी आने वाले समय में काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और ये सारे के सारे जो सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी आम जनता को काफी ज्यादा जॉब्स मिलने वाली है और एक्चुअली आम जनता के हाथ में
काफी ज्यादा पैसे आने वाले हैं और इसी से स्टेट और इंडिया की डेवलपमेंट हो सकती है, जो कि प्रोजेक्टेड है 6.4 लाख यूएस डॉलर का। पर ध्यान रखिएगा, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत सारी शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर्स बढ़ने और घटने वाले हैं, जिसमें एक कंपनी केपीआर टेक्सटाइल लिमिटेड आती है जो कि टेक्सटाइल इंपोर्ट करती है यूरोप में। और क्योंकि एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इसकी जो शेयर प्राइस है आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर महिंद्रा की कार्स के जो शेयर प्राइस है हो सकता है आने वाले समय में घटे, क्योंकि जो जर्मन कार्स होगी उनकी प्राइसिंग काफी कम हो जाएगी। हालांकि 250 के यूनिट्स को ही रखा गया है, एक बेंचमार्क सेट किया गया है, तो उतना ज्यादा आप लोगों को असर देखने को नहीं मिलेगा। पर इस एग्रीमेंट का यूरोप पे क्या असर पड़ सकता है? एक ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक यूरोप के जीडीपी पे ये 0.1% तक ही असर दिखाएगा, जबकि इंडिया पे 0.3% तक का इंपैक्ट हो सकता है। इक्रोएस के 2009 के सर्वे के मुताबिक ये एग्रीमेंट इंडिया में 1.6% के जीडीपी के ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर यूरोप में इसका असर नेग्लिजिबल रहेगा। वहीं सोशली अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉवर्टी खत्म हो सकती है, क्योंकि आम जनता को जॉब मिलेंगे और यूरोप के जो लोग हैं वो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश है, वेल डेवलप है, तो वहां पर उतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। एनवायरमेंटली इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी मशीनें आने वाली है, इससे ट्रेड में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और आम जो बिजनेसमैन है वो कमाने वाला है। सारा का सारा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग के सामने रख दिया है, एनालाइज कीजिएगा और बताइएगा कि और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच।